हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में। हाँ जी, जो बात करता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन की। ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है स्पेशली नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के लिए। उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हुए हैं रेजिडेंशियल स्टेटस को लेके, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप CA फाइनल स्टूडेंट हैं और आपने इलेक्टिव पेपर में इंटरनेशनल टैक्सेशन ऑप्ट किया है तो ये वीडियोस आपके लिए हैं। और आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में अगर नॉलेज लेना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन इन्वॉल्व है, तो ये लेक्चर, ये वीडियो आपके लिए है। तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बहुत सारे लोगों के साथ इनको शेयर भी कर लें। हाँ जी, तो शुरू करते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, चैप्टर 2 ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। टैक्सेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस आर जनरली बेस्ड ऑन टू कॉन्सेप्ट। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की जो टैक्सेशन है, जिसको हम इंटरनेशनल टैक्सेशन बोलते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन का मतलब कि या तो कहीं ना कहीं कुछ तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल टैक्सेशन जो होती है उसमें इम्पॉर्टेंटली दो तरीके से जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को टैक्स किया जाता है। पहला तरीका होता है रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, दूसरा तरीका होता है सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, द कंसेप्ट ऑफ residence based taxation asserts that natural person or individuals are taxable in the country or tax jurisdiction in which they establish their residence or domicile regardless of the source of income। हाँ जी, रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन क्या कहती है कि जो इंडिविजुअल है, अभी सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम, अभी जो इंडिविजुअल है या फिर जो नेचुरल पर्सन है, उसकी जो टैक्सेशन डिसाइड होगी वो रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से डिसाइड होगी। मतलब वो देश में कितने दिन रुका, कितने दिन नहीं रुका, उसके हिसाब से हम जो है उसकी टैक्सेशन डिसाइड करेंगे। इसको बोलते हैं हम रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। अभी कंपनीज की बात करें, मतलब कंपनी बोले तो आर्टिफिशियल पर्सन। द प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी इनकॉर्पोरेट होने की प्लेस, किस कंट्री में वो इनकॉर्पोरेट हुई है। और द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, हाँ जी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बोले तो POEM, पोएम। इस पे भी बहुत लंबा चौड़ा एक सर्कुलर जो है CBDT का है हमारे पास, इसके बारे में भी डिटेल्ड बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो इंडिविजुअल अगर नेचुरल पर्सन है तो उसकी टैक्सेशन जो है वो रेजिडेंस बेस्ड डिसाइड होगी। मतलब कि वो देश में कितने दिन रुका, कितने दिन नहीं रुका, उसके हिसाब से उसकी टैक्सेशन जो है वो डिसाइड कर दी जाएगी। और अगर कंपनी है, कंपनी बोले तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करने का पड़ेगा कि वो कौन से कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है। इस हिसाब से जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। According to this concept, a country considers certain income as taxable if such income arises within its jurisdiction। कोई भी कंट्री अपने यहाँ पे किसी भी इनकम पे टैक्स लगाता है अगर उसका सोर्स जो है वो उसी कंट्री में लोकेटेड है, तो सच इनकम इज टैक्स इन द कंट्री ऑफ सोर्स रिगार्डलेस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द टैक्स पेयर। यहाँ पे सोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्सेशन की जाती है। टैक्स पेयर का रेजिडेंस या फिर रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है वो इग्नोर कर दिया जाता है। इंडिया में हम दोनों अप्रोच फॉलो करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस भी चेक करते हैं और सोर्स भी चेक किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंडिया में लोकेटेड है तो उसकी इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, चाहे वो नॉन रेजिडेंट की प्रॉपर्टी है तो भी। तो यहाँ पे सोर्स बेस्ड टैक्सेशन हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ऑप्ट किया हुआ है। रेजिडेंशियल बेस्ड टैक्सेशन जो है बाकी और इनकम के लिए भी हमने यहाँ पे डिसाइड किया गया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, इंडियन कॉन्सेप्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली 3 सेक्शंस हैं। यस, वी हैव इम्पॉर्टेंट 3 सेक्शंस इन इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन का, जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स हैं जिस पे पूरी नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन की इमारत जो है वो खड़ी होनी है। यहाँ पे
सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 5 जो बात करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम की, जो बात करता है इनकम अराइज इन इंडिया और एक्रू इन इंडिया और इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। डिटेल में आगे बात करेंगे इन सेक्शंस के बारे में। सेक्शन 6 जो है वो बात करता है रेजिडेंस इन इंडिया के, हम कौन इंडिया में कितने दिन रुकेगा तो हम उसको रेजिडेंस मान लेंगे, ये बात करता है हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 9 जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 9 बात करता है इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। हाँ जी, ऐसी वो कौन सी इनकम है जो हम ये मान लेंगे कि अगर डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है तो उस पर इंडिया में आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास हैं। वाइल रेजिडेंट्स आर टैक्सेबल ऑन ग्लोबल इनकम, ये एक थंब रूल है कि जो रेजिडेंट्स है उनकी ग्लोबल इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। कोई इंडियन रेजिडेंट है, सिंगापुर में से भी इनकम होती है उसको यूएस में भी उसका बिजनेस है, वहाँ से भी उसको इनकम होती है, तो उसकी ये ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। नॉन रेजिडेंट्स आर टैक्स्ड ऑन देयर इंडियन सोर्स इनकम और इनकम दैट इज रिसीव्ड इन इंडिया और हैज बीन एक्रूड और डीम टू एक्रू इन इंडिया। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसकी इंडिया में सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होगी जो इंडिया में एक्रू होती है या फिर इंडिया में अराइज होती है या फिर उसको इंडिया में रिसीव होती है। हाँ जी, ये किसके केस में है? नॉन रेजिडेंट के केस में। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। हाँ जी, डोमेस्टिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 22A। डोमेस्टिक कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी विच इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम लाइबल टू इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट। यहाँ पे जो है डेफिनेशन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेफिनेशन इंक्लूसिव जो है वो नहीं है, मीन से स्टार्ट होती है डेफिनेशन। डोमेस्टिक कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी, मतलब कि सबसे पहले तो जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन कंपनी का मतलब द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो वो सारी कंपनी जो है वो डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएंगी बाय डिफॉल्ट। एक तो ये पार्ट है डेफिनेशन का। उसके बाद सेकेंड पार्ट में बात होती है एनी अदर कंपनी। एनी अदर कंपनी मतलब वो कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है बट उसको भी हम डोमेस्टिक कंपनी जो है वो ट्रीट करेंगे। कब करेंगे? इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम, जब वो अपनी इनकम के लिए इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स पे करने के लिए लायबल हो और उसने एंड हैज मेड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया, और उसने प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट कर रखे हों डिविडेंड डिक्लेयर करने के और पे करने के इंडिया में, जो कि वो अपने टैक्सेबल प्रॉफिट से, टैक्सेबल इनकम से जो वो पे करेगी। हाँ जी, तो डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन है। फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 23A। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, वो कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो सारी क्या है? फॉरेन कंपनी। हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इंडिया की। हाँ जी, डेफिनेशन ऑफ इंडिया इज डिफाइंड, इज वेरी वेल डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन है 2 क्लॉज 25A। इंडिया का मतलब है मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया इज रिफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 1 में इंडिया की डेफिनेशन लिखी हुई है। इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जो भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, वो सारी जो है वो इंडिया का पार्ट है और उसके टेरिटोरियल वाटर्स, सीबेड एंड सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर। टेरिटोरियल वाटर में आप 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो इंडिया का पार्ट माना जाता है। इंडिया के कनेक्टेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो भी इंडिया की डेफिनेशन में ही आते हैं, और एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन एंड द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स। ये है डेफिनेशन इंडिया की। इंडिया की डेफिनेशन नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें बार बार चेक करना पड़ता है दैट इट इज़ इन इंडिया और इट इज़ आउटसाइड इंडिया। Specified maritime zone means the maritime zone as referred to in the territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone and the other maritime zones Act 1976। Next important definition देखते हैं non-resident की। Definition is defined in section 2 clause 30। Non-resident means a person who is not a resident। हाँ जी, resident की definition कहाँ पर है? resident बताएगा आपको section 6 कि कौन सा person जो है वो resident है। And for the purpose of section 92, 93 and 168 includes a person who is not ordinarily resident within the meaning of section 6 subsection 6। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो डेफिनेशन ये कहती है कि साहब नॉन रेजिडेंट कौन है। नॉन रेजिडेंट का मतलब वो पर्सन है जो रेजिडेंट नहीं है पर
सेक्शन 92, 93 और 168 के लिए वो लोग भी नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे अगर वो जो है नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं, तो उनको भी हम नॉन रेजिडेंट ही ट्रीट करेंगे, उनको नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ट्रीट नहीं करेंगे। सेक्शन 92, 93 और 168 जो है हम ट्रांसफर प्राइसिंग वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक रिकॉल मैं आपको करा देता हूँ, एंटी इवेजिव सेक्शंस हैं ये। सेक्शन 92 कहता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैविंग रिगार्ड टू आर्म लेंथ प्राइस। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज ईदर और बोथ ऑफ whom आर नॉन रेजिडेंट। सेक्शन 93 कहता है अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स बाय ट्रांसफर ऑफ एसेट रिजल्टिंग इन ट्रांसफर ऑफ इनकम टू नॉन रेजिडेंट। सेक्शन 168 कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एग्जीक्यूटर डिपेंडिंग ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। इन 3 सेक्शन में अगर कोई पर्सन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है तो उसको नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट डिफाइंड इन क्लॉज 30 ऑफ सेक्शन 2। हाँ जी, ट्रांसफर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमें नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन समझने के लिए। सेक्शन है 2 क्लॉज 47। ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड, सी द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव, मतलब कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर का नेचर है तो उसको भी ट्रांसफर मान लिया जाएगा, अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंटली ये ट्रांसफर की डेफिनेशन जो है वो कैपिटल गेन में यूज की जाती है। अभी क्या क्या इंक्लूड हो सकता है ट्रांसफर में एज पर दिस डेफिनेशन? द सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। रेलिंक्विशमेंट मतलब खत्म कर देना, बिल्कुल डेमोलिश कर देना एसेट को। द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, अगर किसी भी राइट का एक्सटिंग्विशमेंट हो रहा है, आपने किसी से अमाउंट ले लिया कि अब मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर एंड यू आर एक्सटिंग्विशिंग योर राइट्स टू कैरी ऑन द सेम बिजनेस, तो उसको भी ट्रांसफर ट्रीट किया जाएगा। कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, कोई किसी लैंड का कोई कंपलसरी एक्विजिशन होना है तो वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में फॉल होता है। द ओनर ऑफ अ कैपिटल एसेट दैट में कन्वर्ट इट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अगर किसी कैपिटल एसेट के ओनर ने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है तो वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है। मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी और रिडम्पशन भी जो है वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में फॉल होती हैं। पोजेशन ऑफ एन इमोवेबल प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस of a contract referred to in section 53A of Transfer of Property Act 1882, अगर आपने किसी इमोवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया है कोई पार्ट परफॉर्मेंस करके एज अ कंसिडरेशन, तो उसको भी ट्रांसफर मान लिया जाएगा एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एनी ट्रांजैक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन। Any transaction, whether by way of becoming a member or acquiring shares in a cooperative society, company or other association of person, or by way of any agreement or any arrangement or in any manner whatsoever which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property। हाँ जी, क्या कहता है ये? मान लीजिए किसी ने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी में जो है वो एक प्रॉपर्टी खरीद ली और उसके बाद उसने प्रॉपर्टी को बेचने की जगह उस कंपनी के सारे शेयर्स किसी पर्सन को बेच दिए। तो इस ट्रांजैक्शन में इनडायरेक्टली क्या हुआ? इस ट्रांजैक्शन में ये हुआ कि इनडायरेक्टली कंपनी के साथ साथ जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग की ओनरशिप भी कंपनी के साथ साथ ट्रांसफर हो गई। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के पूरे शेयर्स जो हैं वो भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सो दिस इज ऑल्सो कवर्ड एज ट्रांसफर इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंटली जो है ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में डाला गया था जब वोडाफोन का जो केस है वो हुआ था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन, वेरी मच रिलेवेंट फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन। अभी रेट ऑफ टैक्स, सरचार्ज और सेस फॉर फॉरेन कंपनीज की बात करते हैं। हाँ जी, अगर कोई भी कंपनी फॉरेन कंपनी हो जाती है, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या है? जो इंडियन कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन 2 पार्ट में है। एक वो कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है और दूसरी कंपनीज जिन्होंने इंडिया में डिविडेंड के पेमेंट का बंदोबस्त जो है वो किया हुआ है अपनी इनकम जो लायबल होती है इनकम टैक्स एक्ट में इंडिया में। हाँ जी, तो फॉरेन कंपनी में जो रेट लगता है वो लगता है 40% से। नॉर्मल इंडियन कंपनी जिसका टर्नओवर एक लिमिट तक है उस पर नॉर्मली जो है वो 25% तक टैक्स लगाया जाता है। कुछ कंपनीज पे कंसेशनल रेट भी है 15% की।
तो फॉरेन कंपनी के लिए जो टैक्स रेट है दैट इज़ 40% इन इंडिया। उस पर सरचार्ज भी लगेगा, अगर एप्लीकेबल होगा तो सरचार्ज कब एप्लीकेबल होगा अभी देखेंगे। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो भी लगाया जाएगा 4% की रेट से। सरचार्ज की बात करते हैं, सरचार्ज लगेगा 2% ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपकी इनकम, अगर फॉरेन कंपनी की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, 10 करोड़ तक होगी तो 2%। अगर इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 5% टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो लगेगा 4% ऑफ दो चीज़ों पे, एक तो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, इन दोनों को मिला के 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो लगना है। However, this is also very important for international taxation perspective. However, the higher basic exemption limit of resident individual of the age of 60 and 80 years at any time during the previous would not be available for non-resident. हाँ जी, इसका मतलब क्या है, जो हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख और 5 लाख की सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की, सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स और सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स, तो ये जो हायर एग्जेम्पशन लिमिट है ये नॉन रेजिडेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो 80 साल या उससे ज़्यादा का है तो उसको हायर एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, उसके लिए एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 2,50,000 रुपये ही रहेगी। हाँ जी, अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। राइट, रेजिडेंशियल स्टेटस मीन्स सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। फॉर ऑल पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स पेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिडेंशियल स्टेटस। फर्स्ट इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ROR. Second is resident but not ordinarily resident, that is RNOR. And third is non-resident. हाँ जी, तो ये 3 कैटेगरीज जो हैं वो सेक्शन 6 हमें डिफाइन करता है रेजिडेंशियल स्टेटस की। पहली है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकेंड है RONR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और थर्ड है नॉन रेजिडेंट, NR। तो देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे सेक्शन 6। रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का डिसाइड किया जाता है कि वो कितने दिन इंडिया में रुका, उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। किसी भी इंडिविजुअल को, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिविजुअल की, राइट। HUF, AOP, BOI, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनी की बात करेंगे बाद में, अभी सिर्फ बात हो रही है इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल को रेजिडेंट इन इंडिया कब माना जाएगा, इन एनी प्रीवियस ईयर, अगर वो इन दोनों कंडीशंस, कंडीशन A और कंडीशन B में से कोई भी एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर दे। कंडीशन A क्या कहती है, ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। अगर वो इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में ठहरा है तो उसको रेजिडेंट मान लिया जाएगा। और ही हैज़ बीन इंडिया ड्यूरिंग द 4 इमीडिएट प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर फॉर टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर, राइट। कंडीशन B क्या कहती है कि पिछले 4 साल के ब्लॉक में अगर वो 365 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रुका हुआ है, इसके साथ एक कंडीशन और चलती है, एंड हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर। हाँ जी, तो आपको पॉइंट नंबर B में 2 कंडीशन जो है वो साथ साथ चेक करनी पड़ेगी। पिछले 4 साल के ब्लॉक में 365 डेज और मोर, और पिछले 1 साल में 60 डेज और मोर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपकी कंडीशन B जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। If the individual satisfy any one of the condition mentioned above, he is a resident. अगर कोई भी इंडिविजुअल कंडीशन A या कंडीशन B में से, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो जो है वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। If individual does not satisfy both the condition, he is said to be non-resident. अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको मान लिया जाएगा नॉन रेजिडेंट। हाँ जी, अब यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस चीज़ की है, जो कंडीशन B हमने पढ़ी थी उसके लिए एक्सेप्शन है। वो कंडीशन B जो है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
किन के लिए? दो कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के लिए, ए और बी, राइट। कंडीशन बी चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ए जो है वही चेक करनी है आपको। किन के लिए? इंडियन सिटीजन हु लीव इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भी इंसान मर्चेंट नेवी में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो शिपिंग स्टाफ होता है, अगर वो एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप जो है इंडिया छोड़ के जा रहा है, या फिर विदेश में नौकरी करने जा रहा है, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस जा रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन बी जो है वो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का पर्सन उसको कब बोला जाएगा? A person is said to be of Indian origin if he or either of his parents or either of his grandparents were born in undivided India, right? Who being outside India has came on a visit to India during the relevant previous year. अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन का पर्सन कब माना जाएगा? या तो उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया में बॉर्न हुए हो अनडिवाइडेड इंडिया में। Who being outside India, वो इंडिया जो है वो विजिट के लिए आ रहे हैं बस, तो वहाँ पे भी आपको कंडीशन बी जो है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंडीशन ए चेक करेंगे तो काम हो जाएगा। इफ़ द इंडिविजुअल रिटर्न्स टू इंडिया परमानेंटली, अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो विदेश छोड़ के परमानेंटली इंडिया आ रहे हैं, देन एडिशनल कंडीशन ऑफ 60 days इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 days इन 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर वुड अप्लाई फॉर डिटरमाइनिंग हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर कोई जो पर्सन है वो परमानेंटली इंडिया आ रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे कंडीशन बी जो है वो आपको चेक करना कंपलसरी है। However, such person having total income other than income from foreign sources is exceeding 50 lakh during the previous year will be treated as resident in India if, ये एक एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल चेक है जो इनकम टैक्स एक्ट में डाला गया है, राइट। इनकम टैक्स एक्ट में ये इसलिए डाला गया है टू अवॉइड टैक्स इवेजन। लोग आते हैं इंडिया में, रुकते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, इस देश में रहते हैं और वो अपनी जो ट्रिप्स हैं वो इस तरीके से प्लान करते हैं कि वो नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं और इस वजह से उनका टैक्स जो है वो नहीं लगता। तो यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी जो है वो इंसर्ट की गई है, वो पर्सन, राइट, जिसकी टोटल इनकम में हम जो है वो क्या लेंगे? अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब कि वो इनकम जो इंडिया में अराइज हुई है, राइट, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एंड विच इज नॉट डीम टू एक्रू और अराइज इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज को आप हटा देंगे और अगर वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसको हम रेजिडेंट मान लेंगे। कब मानेंगे? If the period of stay during the relevant previous year amount to 182 days or more and he has been in India during the 4 immediate preceding years for a total period of 365 days or more and has been in India for at least 120 days in the previous year. यहाँ पे 60 days की जगह क्या आ गया है? 120 days. This is the change. Has been in India for at least 120 days in the previous year. हाँ जी, तो यहाँ पे जो टोटल इनकम की लिमिट है वो क्या है? 15 लाख रुपीज़। टोटल इनकम जो है वो क्या है? द इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, दैट इज इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। फॉरेन इनकम को समझाया गया है ब्रैकेट में कि फॉरेन इनकम क्या है? इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। इसमें हम वो इनकम शामिल नहीं करेंगे जो इनकम इंडियन कंट्रोल्ड बिजनेस या प्रोफेशन से अराइज होती है, मतलब कि फॉरेन सोर्स की इनकम जो है आपको इस 15 लाख की लिमिट को चेक करने के लिए इंक्लूड नहीं करनी है। हाउ टू डिटरमाइन पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर। ये अगर कोई क्रू मेंबर है ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे हम वो बात करने वाले हैं। इन केस ऑफ फॉरेन बाउंड शिप्स वेयर द डेस्टिनेशन ऑफ द वॉयज इज आउटसाइड इंडिया, जिसका वॉयज का डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है, there was uncertainty regarding the manner and the basis of determining the period of stay in India for an Indian citizen being a crew member. To remove this uncertainty, explanation 2 to section 6(1) provide that in the case of an individual being a citizen of India and a member of the crew of foreign bound ship leaving India,
तो उसके लिए एक सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन इशू किया गया क्लैरिटी लाने के लिए, नोटिफिकेशन नंबर 70/2015 डेटेड 17 अगस्त 2015, इंसर्टेड रूल 126 इन इनकम टैक्स रूल 1962 टू कंप्यूट द पीरियड ऑफ स्टे इन सच केसेस। ये नोटिफिकेशन कहाँ पे अप्लाई होगी? वो इंडियन सिटीजन जो फॉरेन बाउंड शिप पे एज अ क्रू मेंबर जो है वो जा रहा है, पहले जो हमने बात की थी, जो कंडीशन बी जो है वो चेक नहीं करनी थी, वो इंडियन शिप की बात थी, यहाँ पे फॉरेन बाउंड शिप है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब रूल 126 जो है वो क्या कहता है? वो ये कहता है, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ शिप, द पीरियड और पीरियड्स ऑफ स्टे इन इंडिया शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल वॉयज नॉट टू बी इंक्लूडेड द फॉलोइंग पीरियड। ये वाला जो पीरियड है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पीरियड एक्सक्लूड करना है आपको, जो पीरियड एक्सक्लूड करना है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय द सेड इंडिविजुअल फॉर द एलिजिबल वॉयज। और ये पीरियड एंड कब होगा? ये वाला जो पीरियड है, ये जो पीरियड है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड टिल एंड ऑफ दिस, ये पीरियड जो है आपको उसके स्टे के लिए एक्सक्लूड करना है। मतलब इन दिनों को जो है आप काउंट नहीं करेंगे फॉर स्टे इन इंडिया। The date entered into the continuous discharge certificate in respect of signing off by the individual from the ship in respect of such voyage। यहाँ पे क्या है? signing off, और यहाँ पे क्या है? joining the ship, as जो कि naturally होना भी चाहिए। अभी continuous discharge certificate क्या है वो उसकी definition देखते हैं। The term has been assigned to it in the Merchant Shipping Rules 2001 under the Merchant Shipping Act 1958। तो जो डेफिनेशन वहाँ पर है वही डेफिनेशन कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की मानी जाएगी। एलिजिबल वॉयज क्या है? अ वॉयज अंडरटेकन बाय अ शिप एंगेज्ड इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर और फ्रेट इन द इंटरनेशनल ट्रैफिक वेयर फॉर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया हैज़ अ डेस्टिनेशन ऑफ एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया एंड फॉर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पार्ट आउटसाइड इंडिया हैज़ इज डेस्टिनेशन एनी पोर्ट इन इंडिया। मतलब कि जाने वाला शिप भी और आने वाला शिप भी दोनों ही जो है वो एलिजिबल वॉयज के लिए हम काउंट करेंगे। हाँ जी, अब डीम्ड रेजिडेंट की बात करते हैं। डीम्ड रेजिडेंट मतलब कि वो रेजिडेंट नहीं है बट उनको फिर भी हम रेजिडेंट जो है वो ट्रीट करेंगे। बात करता है सेक्शन 61A। हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी कुछ 2 साल पहले इसको फाइनेंस एक्ट में इंक्लूड किया गया था। ये सेक्शन ये कहता है कि साहब अगर कोई इंडिविजुअल है और वो इंडियन सिटीज़न है, उसकी इनकम एक लेवल से ज़्यादा है और वो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो हम उसको इंडिया का रेजिडेंट जो है वो ट्रीट करेंगे एज पर सेक्शन 61A। हाँ जी, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये सेक्शन क्यों लाया गया? द लॉजिक बिहाइंड दिस सेक्शन इज, लोग अपनी ट्रैवलिंग, अपनी इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो इस हिसाब से जो है वो प्लान करते हैं कि वो इंडिया में रहते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, इस देश में रहते हैं और वो अपनी जो इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं वो अकॉर्डिंगली इस हिसाब से ट्रैवल करते हैं दैट दे डू नॉट पे टैक्स इन इंडिया एज वेल एज इन एनी अदर कंट्री। तो उनकी जो पूरी इनकम होती है वो टैक्स फ्री हो जाती है, दे मेक करोड्स ऑफ रुपीज एज इनकम। तो यहाँ पे इंडिया को जो है वो बहुत सारा टैक्स रेवेन्यू का लॉस होता है, इसलिए ये सेक्शन जो है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में डाला गया। एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, राइट, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्सेज की इनकम को हटा के, राइट, एक्सीडिंग ₹50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा होती है, वुड बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर if he is not liable to pay tax in any other country or territory by reasons of its domicile or residence or any other criteria of similar nature, right? Further, it is clarified that in case an individual is said to be resident in India in the previous year under section 6(1), the provision of deemed resident would not apply, right? तो डीम रेजिडेंट मान लिया जाएगा एज पर सेक्शन 61A, कोई इंडियन सिटीजन है और उसकी टोटल इनकम, राइट, अदर देन इनकम अराइज फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख रुपए से ज़्यादा है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, तो उसको इंडिया का रेजिडेंट जो है वो मान लिया जाएगा इस पर सेक्शन 61A। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑब्लिक रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, इसके बारे में भी बात करते हैं।
रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट जो है वो दो ही कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल और एक HUF, राइट। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हैं वो या तो रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे, वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी में दो ही पर्सन्स आते हैं, एक तो इंडिविजुअल और एक HUF। Only individuals and HUF can be resident but not ordinarily resident in India. All other classes of assessees can either be a resident or non-resident. A not ordinarily resident person is the one who satisfy any one of the conditions specified under section 6 subsection 6. कोई भी पर्सन या फिर HUF, राइट, उसको हम नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कब मानेंगे? जब वो नीचे दी गई 4 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। If such individual has been non-resident in India in any 9 out of 10 years preceding the relevant previous year, or if such individual has कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, सारी नहीं करनी है। If such individual has during the 7 previous year preceding the relevant previous year has been in India for a period of 729 days or less, if such individual is an Indian citizen of or person of Indian origin having total income other than income from foreign sources exceed rupees 15 lakh during the previous year, who has been in India for 120 days or more but less than 180 days during the previous year, or if such individual is an Indian citizen who is deemed to be resident in India under section 61A 61A अभी जस्ट हम पहले पढ़ के आए हैं। तो अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो पर्सन जो है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो पर्सन आ जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ जी, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो आपको चेक करना है एवरी ईयर, इट हैज़ टू बी डिटरमाइंड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार एक पर्टिकुलर ईयर में ये एक्सरसाइज कर ली और रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो आने वाले सभी सालों के लिए डिसाइड हो गया। नो, इट इज़ अ ईयर ऑन ईयर एक्सरसाइज। आपको हर साल जो है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो चेक करना पड़ेगा। फॉर टैक्सेशन पर्पज द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टे इन द टेरिटोरियल वाटर। स्टे इन इंडिया को जो है हम मानेंगे कि आप टेरिटोरियल वाटर में अगर स्टे करते हैं अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी फ्रॉम इंडियन कोस्ट लाइन्स। इंडियन कोस्ट लाइन के 12 नॉटिकल माइल तक भी अगर आपने स्टे किया है, चाहे किसी बोट में, किसी शिप में या फिर एयर स्पेस पे, तो हम ये मान लेंगे कि आपका स्टे जो है वो इंडिया में ही है। इवन द स्टे इन अ शिप और बोट मोड इन द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स वुड बी सफिशिएंट टू मेक द इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया। फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया, बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज द डेट ऑफ अराइवल आर कंसिडर्ड टू बी इन इंडिया। जब भी हम इंडिया में कितने दिन रुके वो कैलकुलेट करेंगे, तो जो डेट ऑफ डिपार्चर होगी और डेट ऑफ अराइवल होगी, चाहे आप रात को 11:55 पे ही आपने अराइवल किया हो, तो ये दोनों दिन जो है, ये दोनों के दोनों दिन काउंट किए जाएंगे एज योर स्टे इन इंडिया। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यूस और एक्टिव। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो पीरियड ऑफ स्टे है, जो आपका पीरियड ऑफ स्टे है वो कंटिन्यूसली हो या फिर एक्टिव हो। अगर आप एक बार गए फिर वापस आ गए, फिर गए फिर वापस आ गए, तो इनको टोटल कर करके चेक किया जाएगा और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका कंटिन्यूस पीरियड ऑफ स्टे हो। Nor is it essential that the stay should be at the usual place of residence, business or employment of the individual। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्टे है वो यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे हो, बिजनेस पे हो या एम्प्लॉयमेंट पे हो। हाँ जी, अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटीज़ एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। हाँ जी, रेजिडेंट कब माना जाएगा इनको रेजिडेंट? दीज पर्सन वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। राइट, जब इनके कंट्रोल और मैनेजमेंट इनके अफेयर्स के जो है या तो वो पूरे के पूरे इंडिया में हो या फिर उसका कुछ पार्ट जो है वो इंडिया में हो, तब इनको हम इंडियन रेजिडेंट मान लेंगे। अभी कंट्रोल और मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है आगे देखेंगे। नॉन रेजिडेंट कब माना जाएगा? इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। हाँ जी, जब कंट्रोल और मैनेजमेंट का कोई भी छोटा सा भी पार्ट इंडिया में लोकेटेड या सिचुएटेड नहीं है, तब ये मान लिया जाएगा कि ये सब क्या है, ये सब नॉन रेजिडेंट है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF, इट इज विद कर्ता और इट्स मैनेजर। कंट्रोल और मैनेजमेंट HUF का डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द कर्ता और द मैनेजर।
कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म ऑब्लिक AOP, इट इज विद पार्टनर्स ऑब्लिक मेंबर्स, राइट। हाँ जी, HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं स्पेसिफिकली। इफ कर्ता और रेजिडेंट HUF satisfy following additional condition as applicable in case of individual, then resident HUF will be resident and ordinarily resident, otherwise it would be resident but not ordinarily resident। हाँ जी, ये दो कंडीशन आपको चेक करनी है, चेक करने के लिए कि जो HUF है वो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। हाँ जी, मतलब ROR है या RNOR है, ये चेक करने के लिए आपको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो कैटेगरी है, जो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी है, उसमें दो ही कैटेगरी ऑफ पर्सन्स आते हैं, एक तो इंडिविजुअल और HUF। तो अभी हम बात कर रहे हैं HUF की। तो वो क्या है एडिशनल कंडीशन? कर्ता ऑफ रेजिडेंट HUF शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 previous year out of 10 previous years immediately preceding the 11 previous year, and stay of Karta during 7 previous year immediately preceding 11 previous year should be 730 days or more. Firms, AOP, local authorities and other artificial juridical person can be either resident or non-resident, but they cannot be resident but not ordinarily resident। हाँ जी, firm, association of persons, local authorities और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो हैं वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी में कभी भी नहीं आ सकते। या तो वो रेजिडेंट होंगे या फिर वो नॉन रेजिडेंट ही होंगे। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट में दो ही कैटेगरी आएगी, एक तो इंडिविजुअल और एक HUF। मीनिंग ऑफ द टर्म कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अभी कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? व्हाई इट इज रिलेवेंट? इट इज रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स, AOPs, BOIs, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स, HUF, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो चेक करते हैं। अगर पूरा का पूरा बाहर होगा तो नॉन रेजिडेंट, अगर पूरा का पूरा इंडिया में होगा या फिर पार्टली इंडिया में होगा तो क्या होंगी? रेजिडेंट। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब क्या है देखते हैं। द एक्सप्रेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रिफर टू अंडर 6 रिफर्स टू द सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। मतलब प्राइमरी कंट्रोल होना चाहिए, इट हैज़ टू बी सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट and not carrying on day-to-day business or by servant agents or employees, right? That has to be the superior management or the central management। जो agents हैं, servants हैं, employees हैं, उनके management की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है central management और central power की। The business may be done from outside India and yet its control and management may be wholly within India। ऐसा भी हो सकता है कि जो business है वो outside India हो बट उसका control और management जो है वो India में हो, तो वो इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा। देयरफॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज सेट टू बी सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर द हेड एंड ब्रेन ऑफ द एडवेंचर इज सिचुएटेड। वापस से वही बात, जो सुपीरियर और सेंट्रल कंट्रोल है जो जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे जो है वो माना जाएगा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है हेड एंड ब्रेन ऑफ द एडवेंचर, राइट। मतलब कि जो सुपीरियर बॉस है, जो डिसीजन मेकिंग होनी है जहाँ पे, वहाँ पे हम मानेंगे कि कंट्रोल और मैनेजमेंट लोकेटेड है। The place of control may be different from the usual place of running the business and sometimes even the registered office of the SSC। कोई ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही हो, वो अलग भी हो सकता है और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ SSC से डिफरेंट भी हो सकता है। दिस इज बिकॉज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस नीड नॉट नेसेसरली बी डन फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस और फ्रॉम रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो, वो कहीं और भी हो सकता है। But control and management do imply the functioning of the controlling and directing powers at a particular place with some degree of permanence। उसमें कुछ degree of permanence जो है वो होती है, it is natural, right? एक particular place पे वो allocate होता है and with some natural or degree of